रोनी कोलमैन का जीवन लाखों में अनोखा है। आज जो लोग उन्हें देखते हैं वे उन्हें केवल उनकी वर्तमान शक्ल सूरत से नहीं बल्कि सबसे बढ़कर इस बात के लिए याद करते हैं कि वह व्यक्ति थे जिसने एक दिन 1 टन वजन उठाया था और जो सभी समय का सबसे महान बॉडी बिल्डर था। आज उनकी टांगें उनके अपने शरीर का वजन उठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम यहां से वहां तक कैसे पहुंचे? राजा बनने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी? अन्य पूर्व चैंपियनों जैसे अर्नोल्ड, मार्कस रूल जो अपनी उम्र में भी अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं, या डोरियन येट्स जो 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद भी अपनी काया बनाए रखते हैं, उन्होंने इतना कष्ट नहीं झेला। तो फिर रोनी के साथ क्या हुआ? उन्हें इतना क्यों भुगतना पड़ा, खासकर अपनी पीढ़ी के अन्य बॉडी बिल्डरों की तुलना में? उनकी रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा बदलाव केवल समय से नहीं समझाया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें रोनी कोलमैन के जीवन की चोटों और घटनाओं की समय रेखा को जानना होगा। कहा जाता है कि जिसने रोनी को व्हीलचेयर पर छोड़ दिया वह था जिसे बाद में डेथ सेशन कहा गया। यह वह प्रशिक्षण था जिसे रोनी ने बहुत भारी वजन उठाने के लिए रखा था, जिसमें स्क्वाट्स भी शामिल थे, जैसे कि 364 किलो का स्क्वाट केवल 2 रेप्स के लिए। यहीं पर उन्होंने कहा कि 8वें रेप पर उन्हें इतनी जोरदार चोट महसूस हुई कि उन्हें लगा जैसे पीछे खड़ा उनका साथी उन्हें मार गया हो। उन्होंने मुड़कर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मुझे मारा? और साथी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं मारा। वास्तव में रोनी को डिस्क हर्निया हुआ था। उन्होंने कहा कि यह उनकी सबसे दर्दनाक चोट थी, क्योंकि इस दर्द ने उन्हें 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक पूरी तरह से अचल बना दिया। उन्हें हर तरह की दर्द निवारक दवाएं दी गईं, लेकिन दर्द दूर नहीं हुआ। यह दर्द इतना बढ़ गया कि पूरा पैर सुन्न हो गया। फिर भी रोनी ने दर्द को संभाल लिया, भले ही चोट तुरंत ठीक नहीं हुई, और उन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर जारी रखा। लेकिन इसके गंभीर नतीजे हुए, नतीजे जिन्हें उन्हें सालों बाद झेलना पड़ा। समस्याओं में से एक तब हुई जब उनकी डिस्क हर्निया ने साइटिक नर्व्स पर दबाव डाला, जिससे दर्द अब सिर्फ पीठ तक सीमित नहीं रहा बल्कि टांगों तक फैल गया। हालांकि डॉक्टरों ने आराम और रिहैबिलिटेशन की सलाह दी, रोनी कोलमैन अभी भी बहुत कुछ साबित करना चाहते थे। वह स्क्वाट करना छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मांसपेशियों का चरम हासिल किया और बॉडी बिल्डिंग पर पूरी तरह से राज किया। उन्होंने 1998 में फ्लेक्स व्हीलर को हराया, फिर 1999 में, 2000 में जैक कटलर को और 2001 में केविन लेवरोन को हराया। 2003 में हमने पहले से भी विशालकाय रोनी कोलमैन को देखा, जिन्होंने एक बार फिर जय कटलर को हराया। 2005 में उन्होंने 8वीं बार मिस्टर ओलंपिया जीतकर बॉडी बिल्डिंग के राजा का ताज पहना। उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि वह डिस्क हर्निया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 2007 उनका आखिरी मिस्टर ओलंपिया था। यह स्पष्ट था कि वह अब वही रोनी कोलमैन नहीं रहे थे जिनके हम आदी थे। उनका शरीर गिरावट दिखाने लगा। उन्हें अपने पेट को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी और समस्याएं हर साल बढ़ती जा रही थीं। रिटायरमेंट के बाद रोनी कोलमैन ने आखिरकार स्पाइन सर्जरी करवाई। उन्हें डिस्क द्वारा नसों पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित करना पड़ा, क्योंकि दर्द उन्हें सामान्य जीवन जीने नहीं दे रहा था। इस सर्जरी ने थोड़े समय के लिए राहत दी, लेकिन स्थायी नहीं। 2011 से 2013 के बीच उनकी हालत साल दर साल बिगड़ती गई। 2013 में उन्हें चलने में समस्या होने लगी और 2014 में जब उनका वीडियो आया, लोगों ने समझना शुरू किया कि वह अपने अतीत की कीमत चुका रहे हैं, राजा होने की कीमत। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी फिटनेस टूर जारी रखी और अपने प्रशंसकों के करीब रहे। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि कुछ गंभीर गड़बड़ थी। रोनी को खड़े होने में भी मुश्किल होती थी और पहली बार उन्हें बैसाखी के सहारे देखना दर्दनाक था। उनकी रीढ़ की डिस्क इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उन्हें कृत्रिम इम्प्लांट से बदलने का निर्णय लिया। 2014 में उन्होंने स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी करवाई, जहां कई वर्टिब्राओं को स्थिरता के लिए जोड़ दिया गया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। उनकी लचीलापन लगभग खत्म हो गई और चोटें और बढ़ गईं। 2016 में उन्हें अत्यधिक दर्द के कारण एक ही साल में 5 सर्जरी करानी पड़ी। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि कई डॉक्टरों ने उनकी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अनावश्यक ऑपरेशनों के लिए अत्यधिक पैसे वसूले। इसने उन्हें आर्थिक समस्याओं में डाल दिया। 2018 में उनका पतन चरम पर पहुंचा। उन्होंने चलने की क्षमता तक खो दी। इस बार एक और स्पाइनल फ्यूजन किया गया था, जिसका मकसद था
कि वह बिना बैसाखी चल सकें। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। सर्जरी के बाद उन्हें भयानक दर्द हुआ और पैरों की संवेदनशीलता लगभग पूरी तरह खो गई। भारी स्क्वाट्स के वर्षों के कारण उनकी दोनों कूल्हें इतनी खराब हो गईं कि उन्हें पूरी तरह बदलना पड़ा। वह खुद मानते हैं कि अगर उन्हें बेहतर डायग्नोसिस और सही मेडिकल सलाह मिली होती तो कुछ सर्जरी टाली जा सकती थी। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इन सब के बावजूद इन सालों में रोनी ने एक प्रेरणादायक रवैया दिखाया। उसने कभी अपनी निर्णयों पर पछतावा नहीं किया और अपनी स्थिति को अपने सपने की निरंतरता के परिणाम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे पछतावा है कि उसने इतने भारी स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट किए, तो उसने जवाब दिया, हाँ, उसे पछतावा था कि उसने ज्यादा रेप्स नहीं किए। वह जानता था कि सिर्फ 2 रेप्स की बजाय वह 5 कर सकता था और इसी बात का उसे अफसोस रहा। ये हैं रोनी कोलमैन के शब्द। वह कहता है कि वह सब कुछ फिर से वैसे ही करेगा क्योंकि इस दुनिया में ट्रेनिंग और कंपटीशन से बढ़कर वह कुछ और प्यार नहीं करता। और सच यह है कि रोनी की हाल की तस्वीरें देखना कठिन है। हम उसे एक बेहद बिगड़े हुए शरीर के साथ देखते हैं, लगभग चलने में असमर्थ, पूरी तरह से कमजोर हुई टांगों के साथ। लेकिन इसके बावजूद उसने कभी जरा भी शिकायत का संकेत नहीं दिखाया। हम नहीं जानते कि मानसिक रूप से उसके लिए यह कितना कठिन रहा होगा, इससे उस तक जाना और फिर 90 के दशक की उस स्थिति तक पहुंचना जब उसे इतिहास का सबसे महान बॉडी बिल्डर माना गया। रोनी कोलमैन आज भी वही सकारात्मक रवैया रखता है जो उसने हमें अपने ट्रेनिंग के समय दिखाया था। मेट्रोफ्लेक्स जिम में 90 किलो की डंबल्स को 12 रेप्स तक उठाना उसी चेहरे के साथ जैसे आज जब वह छोटी डंबल्स उठाता है। फिर भी हाल ही में हमें रोनी कोलमैन से अप्रत्याशित खबर मिली। कई सालों बाद उसने कहा कि इस बार वह बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि राजा की पुनर्वास यात्रा बहुत करीब है। उसने समझाया कि पिछले महीनों में उसने सुधार महसूस किया है, लेकिन वह अभी भी संघर्ष कर रहा है ताकि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में बैसाखी या दूसरे उपकरणों पर निर्भर न रहना पड़े। तो देख लीजिए, 15 ओलंपिया का विजेता एक ही वीडियो में थका हारा। अब आप सब कुछ जानते हैं जो रोनी कोलमैन के साथ हुआ, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अर्नोल्ड भी एक बेहद जटिल दिल की सर्जरी के कारण लगभग अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन आज भी जैसे सुनहरे दौर में वह हमेशा ट्रेनिंग में सबसे आगे रहता है। देखिए यह वीडियो हमें क्या दिखाता है। अर्नोल्ड को याद है कि रोनी ने मजाक किया था, कहते हुए कि 1968 में जो वेडर ने उससे कहा था कि एक दिन बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक खेलों में होगी। अर्नोल्ड मानते हैं कि यह थोड़ा मुश्किल है। वह स्वीकार करते हैं कि कम से कम वे तो इसे नहीं देख पाएंगे, और फिलहाल ऐसा लग भी नहीं रहा कि यह सही दिशा में जा रहा है। हम जानते हैं कि दोनों के लिए साल अलग अलग तरीके से बीते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से किसने सबसे ज्यादा मुस्कुराना जारी रखा, क्योंकि जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में देखा, उस समय रोनी स्माइल का राजा था। लेकिन क्या आपने देखा कि इस ट्रेनिंग में वह कैसा था? संक्षेप में, ज्यादा जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। यह वास्तव में बहुत बड़ी उदासी है, क्योंकि मैं चाहता था कि यह वीडियो कभी खत्म ना हो। मैं मानता हूं कि इसे देखकर मुझे गहरी नॉस्टैल्जिया और बेहद खुशी हुई, इन दोनों को फिर से साथ ट्रेनिंग करते देखकर, उनके इतिहास में छोड़े गए अमिट निशानों से परे। ये दोनों अपनी ऊंचाइयों और नीचाइयों के बावजूद सच्ची लीजेंड्स हैं, जो सालों बाद फिर से मिलते हैं और एक ट्रेनिंग साझा करते हैं। जब एक आदमी हार मान लेता है तो क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग और प्रसिद्ध चेहरों की दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। क्या यह एक ऐसा विश्वासघात है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा? यह है माइक मेंटजर की कहानी, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने न केवल प्रशिक्षण के तरीके में क्रांति ला दी, बल्कि जिसने बॉडी बिल्डिंग के इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक को भी जिया। मिस्टर ओलंपिया 1980 का रहस्य, उनकी प्रतिद्वंद्विता आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ और एक ऐसी हार जो विवादों से भरी थी, माइक को एक अंधेरे रास्ते पर ले गई। एक ऐसा मार्ग जो अंततः उनके जीवन के त्रासदीपूर्ण भाग का कारण बना। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कैसे इस घटना ने उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। माइक मेंटजर का जन्म 15 नवंबर 1951 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपनी ताकत और शरीर को सुधारने में एक अनोखी रुचि दिखाई। स्टीव रीव्स जैसे महान बॉडी बिल्डर्स से प्रेरित होकर माइक के पूर्णतावाद ने उन्हें असाधारण अनुशासन और तीव्रता के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मेंटजर
केवल शारीरिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थे। उनका दिमाग अत्यंत विश्लेषणात्मक था, जो पारंपरिक प्रशिक्षण विधियों पर सवाल उठाता था। ज्ञान, विज्ञान और तर्क के प्रति उनका प्रेम ही उनकी क्रांतिकारी प्रशिक्षण पद्धति की नींव बना, जिसे बाद में उन्होंने हेवी ड्यूटी नाम दिया। मेंजर की हेवी ड्यूटी प्रणाली उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण पर केंद्रित थी, लेकिन कम आवृत्ति के साथ। यह सामान्य धारणा को चुनौती देती थी कि बॉडी बिल्डर्स को हर दिन घंटों तक ट्रेनिंग करनी चाहिए। मेंजर के अनुसार कुछ ही सेटों में अधिकतम प्रयास लंबे, थकाऊ प्रशिक्षण की तुलना में कहीं बेहतर था। यह सिद्धांत न केवल उन्हें अलग पहचान दिलाता था, बल्कि उन्हें कई अनुयायी भी दिला गया। 1976 में उन्होंने मिस्टर अमेरिका का खिताब जीतकर बड़ी सफलता पाई। 2 साल बाद 1978 में उन्होंने इतिहास में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में पूर्ण स्कोर हासिल किया, जिससे वे अपनी पीढ़ी के सबसे आशाजनक बॉडी बिल्डर्स में से एक बन गए। कई लोगों को विश्वास था कि माइक मेंजर भविष्य में मिस्टर ओलंपिया बनेंगे। उनका प्रशिक्षण दृष्टिकोण आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बिल्कुल विपरीत था। आर्नोल्ड उच्च मात्रा, हाई वॉल्यूम, बार बार दोहराव और लंबे जिम सत्रों में विश्वास रखते थे। वह जिम में घंटों बिताते थे और उनके लिए दैनिक प्रशिक्षण न केवल शरीर बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी मजबूत करता था। इस समय जब आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के राजा थे, माइक मेंजर द्वारा खुलेआम पारंपरिक विधियों पर सवाल उठाना स्वाभाविक रूप से विवाद का कारण बना। मेंजर की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी हेवी ड्यूटी पद्धति इस विचार के लिए खतरा बन गई कि केवल निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मतभेद केवल पेशेवर नहीं था, यह व्यक्तिगत भी बन गया। आर्नोल्ड माइक को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे जो उस अनुशासन को नहीं मानता था जिसे वे सफलता के लिए अनिवार्य समझते थे। यह प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंची मिस्टर ओलंपिया 1980 में, जहां से माइक का पतन शुरू हुआ। मिस्टर ओलंपिया 1980 की प्रतियोगिता बॉडी बिल्डिंग के इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अप्रत्याशित रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने 1975 में संन्यास की घोषणा कर दी थी और तब तक वे हॉलीवुड स्टार बन चुके थे। 1980 में वे फिल्म कोनन द बारबेरियन की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए उनका वापसी करना किसी ने नहीं सोचा था। उनकी वापसी ने सभी को चौंका दिया। कई लोगों का मानना था कि उनकी भागीदारी से प्रतियोगिता में पक्षपात, फेवरेटिज्म आ जाएगा। बाकी प्रतियोगियों के विपरीत आर्नोल्ड ने इस बार सख्त प्रशिक्षण नहीं किया था। प्रतियोगिता का दिन आया, माहौल तनावपूर्ण था। मेंटजर, फ्रैंक जैन और बॉयको जैसे प्रतियोगी बेहतरीन फॉर्म में थे। कार्यक्रम से पहले की बैठक में आर्नोल्ड और मेंटजर के बीच एक तीखी बहस हुई, जिसमें समीर बन्नुत और अन्य भी शामिल थे। मेंटजर ने आर्नोल्ड के अहंकारी व्यवहार पर आपत्ति जताई। आर्नोल्ड की एक तीखी टिप्पणी ने माइक को उकसा दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि वे लगभग हाथापाई पर उतर आए। प्रतियोगिता के दौरान आर्नोल्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुतों के अनुसार वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं थे, खासकर पैरों की परिभाषा में। मेंजर और अन्य प्रतियोगी अधिक परिभाषित और सौंदर्यपूर्ण शरीर लेकर आए थे, लेकिन आर्नोल्ड की प्रसिद्धि, उनकी उपस्थिति और निर्णायकों का ध्यान खींचने की क्षमता वास्तविक फॉर्म से अधिक भारी पड़ी। जब परिणाम घोषित हुआ और आर्नोल्ड विजेता बने तथा मेंटजर 5वें स्थान पर रहे, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कई प्रतियोगियों, प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने इसे चोरी करार दिया। मेंटजर ने गुस्से में अपना ट्रॉफी जमीन पर रखी और कहा, यह एक मजाक है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आर्नोल्ड पर आरोप लगाया कि वह जीत के योग्य नहीं थे और मादक पदार्थों के प्रभाव में थे। यह हार माइक के लिए विनाशकारी साबित हुई। उन्होंने 1980 ओलंपिया को अपने करियर की अंतिम बड़ी उम्मीद माना था। यह हार उन्हें गहरे भावनात्मक और मानसिक आघात में ले गई, जिससे वे कभी पूरी तरह उबर नहीं सके। मेंटजर ने प्रतियोगी बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लिया और एक अंधेरे दौर में प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद उनके पिता, जो उनके सबसे बड़े समर्थक थे, का निधन हो गया। इस क्षति ने उनकी अवसाद को और गहरा कर दिया और उन्होंने खुद को एकांत में अलग कर लिया। अपने दर्द को कम करने के लिए उन्होंने एम्फेटामिन और अन्य उत्तेजक दवाओं का सेवन शुरू कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने हेवी ड्यूटी सेमिनार जारी रखे, जहां वे अपने विचार साझा करते और 1980 ओलंपिया की घटना पर खुलकर असंतोष प्रकट करते। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आई एफबीबी और बॉडी बिल्डिंग उद्योग पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया।
इस कारण उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। समय के साथ आयोजकों ने उन्हें सेमिनार और कार्यक्रमों के लिए बुलाना बंद कर दिया, जिससे उनकी आय पर गहरा असर पड़ा। बिना साधनों के माइक को जीवन यापन के लिए अस्थायी नौकरियां करनी पड़ी, सुरक्षा गार्ड बनना, निजी प्रशिक्षण देना आदि। ये नौकरियां न केवल अस्थिर थीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा रही थीं। जो व्यक्ति कभी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सितारा था, अब लगभग गुमनामी में जी रहा था। लगातार नुकसान, पिता की मृत्यु, IFBB द्वारा बहिष्कार और 1980 ओलंपिया की अन्यायपूर्ण हार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। साथियों के अनुसार माइक का व्यवहार धीरे धीरे असामान्य और अजीब होता गया। जो लोग माइक मेंटजर को अच्छी तरह जानते थे, वे यह भी जानते थे कि कभी जो चमकदार और करिश्माई व्यक्ति था, वह अब गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक टूटा हुआ इंसान था, गहराई से आहत, नाटकीय मूड स्विंग्स से घिरा हुआ। उसके भीतर जो निराशा और कड़वाहट थी, वह उसकी बातों और व्यवहार में साफ झलकती थी। उसके कई दोस्तों ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसकी व्यक्तित्व पूरी तरह नष्ट हो चुका था। एम्फेटामिन के लंबे समय तक उपयोग ने उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया था। मेंटजर, जो कभी प्राकृतिक बॉडी बिल्डिंग और अनुशासन का प्रतीक था, अब वह सब कुछ खो चुका था जो कभी उसकी पहचान बनाता था। उसके विचार भ्रमित हो चुके थे और उसका व्यवहार दिन ब दिन अस्थिर और विचित्र होता जा रहा था। और जैसे इतना ही काफी न हो, 1999 के आसपास माइक का भाई रे मेंटजर किडनी ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा करते हुए डायलिसिस पर जाने लगा। माइक ने तुरंत एक किडनी देने की पेशकश की, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उसे गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं थीं, जिसके कारण वह दाता नहीं बन सकता था। फिर भी माइक अपने भाई के साथ रहने चला गया ताकि उसकी देखभाल कर सके, बिना यह जाने कि उसका अपना अंत भी निकट है। जून 2001 में माइक और रे एक ट्रेनिंग DVD हिट टू सक्सीड पर काम कर रहे थे। वह एक बेहद थकाऊ दिन था। रे ने अपने भाई को सलाह दी कि वह जल्दी आराम कर ले, यह जानते हुए कि माइक को दिल की समस्या है और उसे अपने शरीर को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। लेकिन माइक ने उसकी सलाह अनसुनी कर दी और देर रात तक काम करता रहा। कुछ घंटों बाद पूरी तरह थका हुआ वह सोने चला गया, यह जाने बिना कि वह फिर कभी नहीं जागेगा। माइक मेंटजर का शरीर अगली सुबह उनके अपार्टमेंट में पाया गया। मौत का कारण था हृदयाघात, हार्ट अटैक। उसकी उम्र सिर्फ 49 वर्ष थी। दुर्भाग्यवश उसके कुछ ही दिन बाद उसका भाई रे मेंटजर, जो स्वयं भी एक बॉडी बिल्डर था, दुनिया से चला गया। यह दोहरी त्रासदी मेंटजर परिवार को गहरे शोक में डूबो गई और पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को हिला गई। उन सभी के लिए जो माइक को जानते थे, वह सिर्फ एक अग्रदूत, पायोनियर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अन्यायपूर्ण और दुखद पतन का शिकार हुआ। आज माइक मेंटजर को मुख्य रूप से उनके हेवी ड्यूटी प्रशिक्षण पद्धति और बॉडी बिल्डिंग की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के साहस के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि बॉडी बिल्डिंग उद्योग में कितने अत्यधिक त्याग, मानसिक दबाव और जोखिम छिपे होते हैं। यह हमें यह चेतावनी भी देती है कि सत्ता को चुनौती देने की कीमत कभी कभी बहुत भारी हो सकती है। उनका जीवन और दुखद अंत हमें याद दिलाता है कि खेल में सफलता भी राजनीति और पक्षपात से दूषित हो सकती है और पूर्णता की खोज भावनात्मक और शारीरिक रूप से विनाशकारी मूल्य मांग सकती है। माइक मेंटजर की कहानी दृढ़ता, साहस और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने से जुड़े खतरों की एक सच्ची सीख है। उनकी विरासत आज भी जीवित है, उन लोगों के दिलों और दिमागों में जो उन्हें एक सच्चे पथ प्रदर्शक और योद्धा मानते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई है, तो अगली कहानी जरूर जानिए, वह आपको निःशब्द कर देगी। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़े हो और अचानक सब कुछ अंधकारमय हो जाए? यही बिल्कुल हुआ पॉल डिलेट के साथ, अब तक के सबसे प्रभावशाली बॉडी बिल्डरों में से एक के साथ। एक प्रतियोगिता के बीच में उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया और 1 मिनट तक पॉल क्लिनिकली मृत था। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसने कैसे जीवित बचा और उसे इस भयावह पल तक क्या ले गया? हमारे साथ रहो ताकि इस चौंकाने वाली कहानी को जान सको। पॉल डिलेट का जन्म 12 अप्रैल 1965 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। कम उम्र से ही उसने खेलों की ओर रुचि दिखाई और अमेरिकी फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी असली जुनून बॉडी बिल्डिंग को खोज लिया। अपने विशालकाय शरीर और असाधारण अनुवांशिकी के कारण
उसने जल्दी ही फिटनेस जगत का ध्यान आकर्षित किया। 1991 में उसने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में पेशेवर पदार्पण किया और प्रथम स्थान प्राप्त कर तुरंत सुर्खियों में आ गया। 90 के दशक में पॉल मंच पर सबसे पहचानी जाने वाली और डरावनी शख्सियतों में से एक बन गया। उसकी ऊंचाई 1.85 मीटर और वजन लगभग 140 किलो शुद्ध मांसपेशी थी। उसकी भव्य काया और डराने वाले रूप के कारण उसे फ्रैंकस्टीन का उपनाम दिया गया। मंच पर उसकी उपस्थिति बेजोड़ थी और उसकी मांसपेशी विकसित करने की क्षमता अद्भुत थी। पॉल डिलेट जल्द ही कई बड़ी प्रतियोगिताओं में एक खतरनाक प्रतिद्वंदी साबित हुआ। आकार, समरूपता और मांसपेशियों की परिभाषा का उसका अनोखा संयोजन उसे मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक जैसी प्रतियोगिताओं में अलग पहचान दिलाता था। 1993 में उसने मिस्टर ओलंपिया में प्रभावशाली छठा स्थान हासिल किया। यह उसके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन जल्द ही वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे क्षण का सामना करने वाला था। 1994 में प्रतिष्ठित आर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता के दौरान अपनी पोजिंग रूटीन में पॉल अचानक असहज दिखने लगा। उसकी मूर्तिकला जैसी काया स्थिर हो गई। दर्शक और जज हैरान रह गए जब पॉल मंच पर ढह गया। पैरामेडिक्स दौड़कर आए और एक पल में उसे क्लिनिकली मृत घोषित किया गया। उसका दिल एक पूरे मिनट तक धड़कना बंद हो गया। मंच की रोशनी और दर्शकों की चीखें थम गईं। उस दौरान पॉल ने एक गहरी अनुभूति का अनुभव किया। उसने अपने छोटे कुत्ते को एक खुले नीले स्थान में देखा। चमत्कारिक रूप से वह जीवन में लौट आया, लेकिन यह अनुभव हमेशा के लिए उसके मन और उन सभी गवाहों की स्मृति में अंकित हो गया। इस ढहने का कारण था अत्यधिक निर्जलीकरण, जो डायूरेटिक और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से और भी गंभीर हो गया। बाद की एक इंटरव्यू में पॉल ने बताया कि उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेला ताकि वसा प्रतिशत न्यूनतम हो और हर मांसपेशी परिभाषित हो। प्रतियोगिता से पहले बॉडी बिल्डर अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन पॉल ने अपने शरीर को टूटने के बिंदु तक पहुंचा दिया था। आवश्यक तरल पदार्थों से वंचित उसका तंत्र काम करना बंद कर गया। डायूरेटिक दवाएं शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करती हैं और अक्सर बॉडी बिल्डरों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मांसपेशियां सूखी और परिभाषित दिखें, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय समस्याएं हो सकती हैं। पॉल के मामले में इनका अत्यधिक प्रयोग उसके ढहने का प्रमुख कारण बना। साथ ही उसने एनाबॉलिक स्टेरॉयड का भी उपयोग किया था, जो मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप, लीवर को नुकसान और हृदय संबंधी रोग जैसे गंभीर दुष्प्रभाव लाते हैं। डायूरेटिक और स्टेरॉयड के संयोजन ने उसकी सेहत को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया। फिर भी इस भयावह घटना के बाद भी पॉल डिलेट हार नहीं मान सका। आर्नोल्ड क्लासिक में उसका ढहना दूसरों के लिए चेतावनी था कि शरीर को अत्यधिक सीमा तक धकेलना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह उसकी अद्भुत सहन शक्ति और दृढ़ निश्चय का भी सबूत था। उसने प्रतिस्पर्धा जारी रखी और बॉडी बिल्डिंग जगत में प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहा। उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और खिताब जीते, हालांकि कठिनाइयां भी रहीं। 1999 में ग्रैंड प्रिक्स इंग्लैंड के दौरान उसे एक और, यद्यपि कम गंभीर, ढहने का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उसे अपनी सेहत और भलाई पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। पॉल मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक दोनों में नियमित प्रतियोगी रहा, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। भले ही उसने मिस्टर ओलंपिया कभी नहीं जीता, उसकी उपस्थिति हमेशा उल्लेखनीय रही। उसकी अन्य उपलब्धियों में 1996 का आर्नोल्ड क्लासिक में दूसरा स्थान और उसी वर्ष आयरन मैन प्रो इन्विटेशनल में चौथा स्थान शामिल है। पेशेवर प्रतियोगिता से संन्यास लेने के बाद पॉल डिलेट ने 2007 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की स्थापना की, जो आज फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। इसके माध्यम से उसने एक अधिक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वास्थ्य और भलाई को बाहरी रूप से अधिक महत्व दिया गया। पॉल डिलेट ने कई उभरते बॉडी बिल्डरों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण किया। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित सोच ने आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के तैयारी के तरीके को प्रभावित किया। उन्होंने कई सेमिनारों का आयोजन कर अपना अनुभव और ज्ञान साझा किया। पॉल डिलेट उस अनुभव से बच निकला जिसने कई औरों के करियर और जीवन को समाप्त कर दिया होता। उसकी कहानी मानव शरीर की सीमाओं और अद्भुत इच्छा शक्ति पर एक शक्तिशाली सबक है। क्या तुम और ऐसी कहानियां जानना चाहोगे जहां बॉडी बिल्डरों ने सीमाओं को चुनौती दी? यहां एक और कहानी है जो तुम्हें रुचिकर लगेगी।
देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। क्या आप एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं जो शोहरत और विवादों से भरी हो? यही थी नासिर एल सोनबट्टी की जिंदगी, जो समय के सबसे मशहूर और सबसे विवादास्पद बॉडी बिल्डरों में से एक थे। मिस्टर ओलंपिया में हुए घोटालों से लेकर स्टेरॉयड के इस्तेमाल पर उनके विस्फोटक बयानों तक नासिर ने न सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि सवालों से भरी ऐसी विरासत भी छोड़ी जिसने उन्हें उनके दुखद अंत तक पहुंचा दिया। ये हैं उनके करियर के सबसे यादगार पल, वो मुख्य उपलब्धियां और वे विवाद जो उनकी आखिरी सांस तक उनका पीछा करते रहे। नासिर का जन्म 15 अक्टूबर 1965 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जिसकी जड़ें सर्बिया और मिस्र से जुड़ी थीं। बचपन से ही उन्होंने खेलों में गहरी रुचि दिखाई, लेकिन किशोरावस्था में जाकर उन्हें अपनी असली जुनून बॉडी बिल्डिंग का पता चला। अदम्य संकल्प, अटूट कार्य नैतिकता और गजब की मेहनत के साथ नासिर ने अपने शरीर को गढ़ना शुरू किया और जल्द ही स्थानीय प्रतियोगिताओं में अलग नजर आने लगे। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उनका उदय चकाचौंध कर देने वाला था। 1990 में उन्होंने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया और थोड़े ही समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी पहचान बन गए। 1.80 मीटर की इंपोजिंग कदकाठी और प्रभावशाली मांसपेशियों ने उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग बना दिया। नासिर का करियर 90 के दशक में अपने चरम पर पहुंचा जब वे मिस्टर ओलंपिया के खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक बन गए। उनकी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भागीदारी कई मुख्य पलों से भरी रही, लेकिन 1997 जितना विवादास्पद कोई साल नहीं था। उस वर्ष नासिर का सामना हुआ डोरियन येट्स से, जो उस समय 6 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन थे। यह घटना नासिर और डोरियन की प्रतिद्वंद्विता का शिखर साबित हुई। डिफेंडिंग चैंपियन येट्स इस उम्मीद के साथ आए थे कि वे लगातार 6ठी बार जीतेंगे, लेकिन तैयारी के दौरान उन्हें ट्राइसेप्स में गंभीर चोट लगी, जिससे उनके शरीर में स्पष्ट असमानता दिखाई देने लगी। वहीं नासिर एकदम बेहतरीन फॉर्म में थे। उनके पास पूर्ण, संतुलित और परिभाषित मांसपेशियां थीं। कई विशेषज्ञों और प्रशंसकों का मानना था कि नासिर का शरीर येट्स से कहीं बेहतर था। उनकी मांसपेशियों की घनत्व और अलगाव असाधारण थी। लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो जजों ने येट्स को विजेता घोषित किया। यह निर्णय भारी विवाद का कारण बना। दर्शकों ने ह्यूटिंग और विरोध किया और कई लोगों ने जजों पर पक्षपात का आरोप लगाया। अफवाहें थीं कि IFBB यानी मिस्टर ओलंपिया की संस्था व्यावसायिक और मीडिया प्रभाव की वजह से येट्स को चैंपियन बनाए रखना चाहती थी। आज तक यह विवाद जिंदा है। यहां तक कि जॉय कटलर और रॉनी कोलमैन जैसे दिग्गजों ने भी इस पर गुस्से से टिप्पणी की। कटलर ने तो खुलकर इस फैसले से असहमति जताई, जिससे भ्रष्टाचार और पक्षपात की थ्योरीज को और हवा मिली। यह विवादास्पद फैसला अब भी बॉडी बिल्डिंग प्रशंसकों के बीच बहस का विषय है और मिस्टर ओलंपिया के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। नासिर ने यहां तक कहा था कि उन्होंने 6 महीने की प्रेग्नेंट पेट वाले आदमी को हरा दिया था। 1997 की विवादास्पद घटना सिर्फ नतीजे तक सीमित नहीं रही। नासिर ने प्रतियोगिता की संस्था की भी आलोचना की, यह कहते हुए कि प्रबंधन में कई अनियमितताएं थीं और बॉडी बिल्डरों के मूल्यांकन में निष्पक्षता की कमी थी। इन बयानों ने उन्हें मिस्टर ओलंपिया की ईमानदारी पर चल रही बहस के केंद्र में ला दिया। उनका दावा था कि संगठन ने जानबूझकर डोरियन को जीत दिलाई क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका आखिरी मिस्टर ओलंपिया हार में बदल जाए, चूंकि वे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे। भले ही उनका रिश्ता डोरियन के साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने बाद में यह स्वीकार किया। कई साल बाद जब नासिर वास्तव में सबको प्रभावित कर चुके थे और लगभग एक चैंपियन की लगातार जीत की लय को तोड़ने वाले थे, तब यह भी कहा गया कि नासिर पाखंडी थे, जैसा कि इंग्लैंड में कहा जाता है। उसके बाद सालों तक नासिर की रैंकिंग गिरती चली गई और 2005 में उनका करियर समाप्त हो गया।
लेकिन उन्होंने खेल के सबसे अंधेरे रहस्यों को उजागर करते हुए कहा था कि इस खेल के नेता एथलीटों से ऐसा रूप मांगते हैं जो मौत के करीब ले जाता है। बॉडी बिल्डिंग में बड़ी संख्या में खिलाड़ी नशे की दवाइयों पर निर्भर हैं, और सबसे दुखद बात क्या है कि 99% पेशेवर बॉडी बिल्डरों को जीवित रहने के लिए नशीली दवाइयां बेचना, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना या कोई और छोटा मोटा काम करना पड़ता है। यह खेल ऐसे पाखंडियों द्वारा चलाया जाता है जो केवल अपने हित देखते हैं। नासर एल सोनबटी उन गिने चुने बॉडी बिल्डरों में से थे जो खुलेआम स्टेरॉयड और अन्य पदार्थों के इस्तेमाल पर बात करते थे। कई इंटरव्यू में उन्होंने यह सच्चाई बताई कि बिना इन तरीकों का सहारा लिए शीर्ष पर पहुंचना असंभव है। उनके इन बयानों ने बॉडी बिल्डिंग समुदाय में भारी हलचल मचा दी। कुछ ने उनकी ईमानदारी की सराहना की तो कुछ ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक, डायूरेटिक्स और अन्य परफॉर्मेंस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। नासर ने अपना खुद का स्टेरॉयड रेजिमेन भी विस्तार से बताया और समझाया कि कैसे इन दवाओं ने उन्हें अपने करियर के दौरान मांसपेशियों का आकार और परिभाषा बनाए रखने में मदद की। भले ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया जानती थी कि इन दवाओं का इस्तेमाल आम है, लेकिन इतनी पारदर्शिता बहुत कम लोगों ने दिखाई थी। उनकी इन खुलासों ने उद्योग की सच्चाई को उजागर किया और स्टेरॉयड के इस्तेमाल की नैतिकता और खतरों पर बहस को जन्म दिया। स्टेरॉयड के अलावा नासर ने ग्रोथ हार्मोन और डायूरेटिक्स जैसी अन्य तकनीकों पर भी चर्चा की और बताया कि कैसे ये रसायन बॉडी बिल्डरों को असंभव स्तर की मांसपेशी परिभाषा पाने में मदद करते हैं। उनके बयानों ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की प्रथाओं की गहन जांच शुरू करवाई। नासर अपने मजबूत व्यक्तित्व और साफ बोलने की आदत के लिए जाने जाते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनकी राय चाहे अन्य बॉडी बिल्डरों पर हो, प्रशिक्षकों पर या पूरी इंडस्ट्री पर, उन्हें अलग अलग सर्किलों में कभी हीरो तो कभी विलेन बना देती थी। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने और रसायनों के खतरों के बारे में चेतावनी देने के बावजूद नासर उनका इस्तेमाल जारी रखते रहे ताकि उनका विशाल शरीर ढीला न पड़े। लेकिन यही उनकी मौत का कारण बना। 20 मार्च 2013 को बॉडी बिल्डिंग जगत को झकझोर देने वाली खबर आई। नासर एल सोनबटी का निधन हो गया। वे मिस्र स्थित अपने घर पर मरे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मौत लंबे समय तक स्टेरॉयड और अन्य दवाओं के इस्तेमाल से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई। उनकी मौत ने उन पदार्थों के खतरों पर प्रकाश डाला जिनका इस्तेमाल उन्होंने पूरे करियर में किया। नासर की मौत ने खेल में एक खालीपन छोड़ दिया और यह याद दिलाया कि महानता पाने के लिए कितने लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी मौत की खबर ने पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को हिला दिया। उनके कई साथी और प्रशंसक इस प्रभावशाली और प्रतिभाशाली शख्सियत के निधन पर शोक मनाते रहे। उसी समय उनकी मौत ने स्टेरॉयड और अन्य दवाओं के खतरों पर बहस को दोबारा जगा दिया। उनकी मौत की परिस्थितियों ने इस खेल में और सुरक्षित और नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत को उजागर किया। उनकी मृत्यु के बाद यह रिपोर्टें भी सामने आईं कि नासर कई सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनमें गुर्दे और दिल की समस्याएं शामिल थीं, जिन्हें लंबे समय तक स्टेरॉयड और अन्य दवाओं के इस्तेमाल ने और बिगाड़ दिया था। उनकी मौत की यह त्रासदी पेशेवर बॉडी बिल्डरों द्वारा झेले जाने वाले खतरों का गहरा सबूत है। नासर एल सोनबटी की जिंदगी जीत और विवादों से भरी थी, जो पेशेवर बॉडी बिल्डिंग की चमक और अंधकार दोनों को दर्शाती है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, न सिर्फ उनकी मंच पर मिली अद्भुत उपलब्धियों के लिए, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने खेल के अंधेरे पहलुओं पर बात करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन अगर नासर की कहानी आपको विवादास्पद लगती है और आप बॉडी बिल्डिंग के इतिहास के सबसे सनसनीखेज पलों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अभी क्लिक करें और जानिए उन चौंकाने वाले फैसलों के पीछे की सच्चाई। यह सोचो कि कोई आदमी इतना विशाल और शक्तिशाली हो कि आज के समय में भी गोरिल्ले उसके सामने छोटे दिखाई दें। हम तुम्हें बताते हैं ग्रेग कोवैक्स की अविश्वसनीय कहानी, उस बॉडी बिल्डर की जिसने इंसानी आकार और ताकत की हर सीमा को चुनौती दी। देखो, महान बॉडी बिल्डर जे कटलर, जिन्हें द जेंटल जायंट भी कहा जाता है, के बगल में खड़े होकर भी वह कितना विशाल दिखाई देता है। वह एक कनाडाई बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने अपनी असाधारण काया और ताकत से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। यह है ग्रेग कोवैक्स की कहानी, इतिहास के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर की। ग्रेगरी मार्क कोवैक्स का जन्म 16 दिसंबर 1968 को नियाग्रा फॉल्स, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। बचपन से ही ग्रेग को खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि थी। शुरुआत में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया, लेकिन एक चोट ने उन्हें जिम की ओर मोड़ दिया। यहीं से उनकी बॉडी बिल्डिंग की यात्रा शुरू हुई।
उन्होंने 17 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू किया और बहुत जल्दी समझ गए कि उन्हें मांसपेशियां विकसित करने की प्राकृतिक प्रतिभा है। शुरुआती वर्षों में ही उनका शरीर अद्भुत गति से बदलने लगा और ग्रेग ने महसूस किया कि उनकी जेनेटिक्स उन्हें असाधारण मांसपेशियों के लिए बनाया गया है। इस खोज ने उन्हें अन्य खेलों से दूर कर पूरी तरह से बॉडी बिल्डिंग पर केंद्रित कर दिया। वर्षों तक उन्होंने अथक मेहनत की। 30 साल की उम्र तक ग्रेग कोवैक्स इतिहास के सबसे विशाल बॉडी बिल्डरों में से एक बन चुके थे। 1.90 3 मीटर लंबे और 180 किलो से भी अधिक वजन के। उस समय उनकी ताकत और आकार सचमुच प्रकृति की शक्ति के समान थे। उनकी छाती लगभग 178 सेमी चौड़ी और जांघें 89 सेमी मोटी थीं। 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में वे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की प्रमुख हस्ती बन गए। 1996 में उन्होंने कनाडाई नेशनल चैंपियनशिप जीतकर प्रो कार्ड हासिल किया। उनकी हैरतअंगेज काया और मंच पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें जेंटल जायंट का उपनाम दिलाया। भले ही उन्होंने मिस्टर ओलंपिया या अर्नोल्ड क्लासिक जैसी सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं नहीं जीतीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही दर्शकों के लिए आश्चर्य और प्रशंसा का कारण थी। ग्रेग कोवैक्स की सबसे अनोखी बात उनकी कच्ची ताकत, रॉ स्ट्रेंथ थी। अपने चरम पर वे ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते थे जिन्हें बहुत कम लोग दोहरा सकते थे। 700 पाउंड 317 किलो, बेंच प्रेस 2 बार 500 पाउंड 227 किलो, मिलिट्री प्रेस 500 पाउंड बारबेल रो और 2000 पाउंड 907 किलो। लेग प्रेस इन संख्याओं ने उन्हें न केवल उस दौर के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डरों में शुमार किया, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली एथलीटों की श्रेणी में भी ला खड़ा किया। अपनी काया बनाए रखने के लिए उनका ट्रेनिंग और डाइट प्लान बेहद कठोर था। ऑन ऑफ सीजन में वे प्रतिदिन लगभग 10,000 कैलोरी खाते थे, जबकि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान इसे घटाकर 5,500 कैलोरी कर देते थे। वे दिन में कई छोटे छोटे भोजन लेते, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट का संतुलन होता। अपने डरावने आकार के बावजूद ग्रेग का स्वभाव बेहद मिलनसार और मददगार था। उन्होंने कई युवा बॉडी बिल्डरों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन किया, सेमिनारों में अपना अनुभव साझा किया और यहां तक कि उन्होंने अपनी सप्लीमेंट लाइन भी शुरू की। हालांकि वर्षों की कठोर ट्रेनिंग और अत्यधिक शारीरिक दबाव ने उनके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। 2005 में उन्होंने प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं से संन्यास ले लिया और कोचिंग तथा बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अपने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए वे अब भी पदार्थों का उपयोग करते रहे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर और बोझ बढ़ा। आखिरकार ग्रेग कोवैक्स को हृदय संबंधी समस्याएं होने लगीं और 22 नवंबर 2013 को 44 वर्ष की आयु में हृदय विफलता, हार्ट फेलियर से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने बॉडी बिल्डिंग समुदाय को झकझोर दिया। फिर भी ग्रेग कोवैक्स का विरासत जिंदा है। वे सिर्फ अपने आकार और ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग के प्रति अपने जुनून और समर्पण के लिए भी याद किए जाते हैं। उनकी कहानी इस बात की गवाही है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से इंसान ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है जो नामुमकिन सा लगता है। ग्रेग कोवैक्स हमेशा उस जेंटल जायंट के रूप में याद किए जाएंगे जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ग्रेग कोवैक्स की कहानी केवल एक बॉडी बिल्डर की जीवनी नहीं है, बल्कि यह इंसानी इच्छा शक्ति, जुनून और सीमाओं को तोड़ने की अदम्य लालसा की गवाही है। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि अगर इंसान पूरे दिल से किसी लक्ष्य को अपनाए तो वह अपने शरीर और अपनी ताकत को उस स्तर तक पहुंचा सकता है जो पहले असंभव लगता था। उनका आकार और उनकी शक्ति एक मिथक जैसी लगती थी। 1.93 मीटर लंबा, 180 किलो से अधिक वजन, 178 सेंटीमीटर की छाती और 84 सेंटीमीटर की जांघें। यह सब केवल मांस और हड्डियों का खेल नहीं था, बल्कि यह उनके अनगिनत घंटों की कठिन मेहनत, त्याग और उस अनुशासन का परिणाम था जिसे उन्होंने जीवन का केंद्र बना लिया था। ग्रेग कोवैक्स का सफर हमें यह भी सिखाता है कि महानता की राह आसान नहीं होती। चोटें, आलोचनाएं, असफलताएं और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां लगातार उनके रास्ते में आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी तक अपनी पहचान और अपने शरीर को बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने प्रतियोगिता मंच पर भले ही मिस्टर ओलंपिया जैसी उपाधि न जीती हो, लेकिन उनके विशाल व्यक्तित्व ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी उपस्थिति मात्र ही दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए विस्मय का कारण थी। सबसे अहम बात यह थी कि अपनी ताकत और डरावनी काया के बावजूद वे दिल से एक सहृदय और मददगार इंसान थे। वे नौजवान खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते, उन्हें प्रेरित करते और अपना अनुभव बांटते। वे सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक गुरु, साथी और प्रेरक शक्ति भी थे। हालांकि उनकी जिंदगी का अंत दुखद था, 44 वर्ष की आयु में हृदय विफलता के कारण, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि हर उपलब्धि की एक कीमत होती है, और साथ ही यह भी कि जुनून और समर्पण से इंसान अपने लिए एक ऐसी पहचान बना सकता है जो मृत्यु के बाद भी हमेशा याद रखी जाए। आज ग्रेग कोवैक्स को याद करते हुए हम उन्हें केवल उनकी काया और ताकत से नहीं, बल्कि उनके जुनून, संघर्ष और इंसानियत से भी पहचानते हैं। वे हमेशा जेंटल जायंट के नाम से अमर रहेंगे, वह दानव जिसकी शक्ति ने दुनिया को चौंकाया और जिसका दिल हमेशा नरम और उदार रहा।
उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का साहस रखता है। ग्रेग कोवैक्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर जुनून और हिम्मत है तो कोई भी सीमा, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती।